वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। पार्लियामेंट के फोरम पर इमरान खान को सियासी तौर पर कमजोर करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए एक नए मंसूबे का इंकशाफ हुआ है और बताया यह जा रहा है कि इस मंसूबे का मकसद एक जानिब इमरान खान साहब को सियासी तौर पर कमजोर करना, जबकि इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत की अददी अक्सरियत को पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश करना, ताकि वो अपने तई जो जरूरी इकदामात हैं इमरान खान साहब के सियासी बयानियों को मौत के घाट उतारने के लिए वो अडॉप्ट कर सके। और सबसे बढ़कर ये कि 2/3 अक्सरियत का हामिल होने के बाद वो अपने एजेंडे के ऊपर बिला खौफ व खतर अमल कर सके। इसके लिए जनाब ताश की में ना वो जो है ना उसकी गड्डी को फेंट कर कुछ 3 नए जोकर्स को तलाश किया गया है और बताया यह जा रहा है जनाब के अब बहुत जल्द इस मंसूबे पर अमल दरामद होने जा रहा है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह के मोर्चे अक्सर रूनुमा होते रहते हैं और खास तौर पर जब किसी भी सियासी जमात का मुकाबला पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ जाए तो फिर इस सूरत में इस तरह के सियासी मोर्चों का ज़हूर पजीर होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहता। इस ताज़ा तरीन इंकशाफ में यह बात सामने आई है कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों की तरफ से एक सियासी जमात के सरबराह के साथ राब्ता किया गया है और उस सियासी जमात के सरबराह को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी गई है। और ये सियासी जमात कोई और नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मालिक है, जो चेयरमैन है, वो इमरान खान नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मालिक है, जो उसका ओनर है, जो उसका चेयरमैन है, वो है जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब। और इस बात का इंकशाफ हुआ है कि हालिया दिनों में साहबजादा हामिद रजा साहब तक कुछ लोगों ने अप्रोच किया है और उनको इस बात की पेशकश की है कि जनाब आप जो है वो हुकूमती सेटअप के अंदर शामिल हो जाएं और इस हुकूमती सेटअप के अंदर शामिल होने के एवज आप जौन सा भी ओहदा कहेंगे वो ओहदा आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि साहबजादा हामिद रजा साहब के लिए हर ओहदे की पेशकश इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये ऑफर उनको क्यों की गई है, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे बढ़कर यह कि जनाब हामिद रजा साहब ने इस पेशकश का जवाब क्या दिया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो क्या ऐसा उनके पास गिद्दड़ सिंगी थी जिसकी वजह से जनाब हामिद रजा साहब को इस ओहदे के लिए जो है वो ना सिर्फ तैयार करने की कोशिश की गई बल्कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से किसी भी मुजामत का जो है सामना ना करने की यकीन दहानी कराई गई। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये चौंका देने वाले इंकशाफात जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। अगर आपको याद हो हालिया दिनों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई हैं और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां पर मौजूदा हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत को बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और ये जो हामिद रजा साहब से राब्ता है ये उन्हीं अय्याम के दौरान हुआ, यानी उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्टे ऑर्डर दिया था और उसके बाद यह खबर गर्म हो गई थी कि जनाब अब हुकूमत के पास पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत नहीं और 2/3 अक्सरियत की अदम मौजूदगी के अंदर अब मौजूदा हुकूमत किसी भी तौर पर वो आईनी तरमीम नहीं ला सकती जिसके जरिए वो उन्होंने इमरान खान के लिए जो हालात हैं उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देना था। इसी दौरान हामिद रजा साहब से राब्ता होता है और हामिद रजा साहब को यह पेशकश की जाती है कि आप हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शामिल हो जाएं और अगर आप बतौर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हुकूमत के साथ शामिल होने का ऐलान करते हैं तो आपकी पार्टी की यह मजबूरी हो जाएगी कि जनाब वो आपके पीछे चले, लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर आपकी जो पोजीशन है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और हामिद रजा साहब को इस बात का यकीन दिलाया गया कि आप इस हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जौन से ओहदे के ऊपर आना चाहेंगे वो ओहदा आपको दे दिया
جائے گا اور ابتدائی طور پر حامد رضا صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی آفر کی گئی اور کہا گیا کہ جناب قانون کے اندر آئین کے اندر ترامیم کر کے یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے اس کو نہ صرف اس کو ایک آئینی حیثیت دے دی جائے گی بلکہ اس میں شراکت اقتدار کے فارمولے کے تحت آپ کو اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ حامد رضا صاحب کو ایک اور چیز کی جو ہے نا وہ گارنٹی دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی حمایت یافتہ آزاد گروپ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے، حامد رضا صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ اس پارلیمانی گروپ کی اکثریت آپ کے فیصلے کی حمایت کرے گی۔ یعنی حامد رضا صاحب کو یہ بات کہی گئی کہ جناب جس لمحے آپ اس بات پر آمادگی ظاہر کریں گے کہ آپ اس سیٹ اپ کے اندر شامل ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف میں اس لیول کی ڈیفیکشن ہوگی کہ یعنی وہ تو اب سارے کے سارے سنی اتحاد کونسل میں ہیں تو پارلیمنٹری پارٹی کی اکثریت آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی لیول پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ رکن یا وہ ممبر جو پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومتی حلقوں کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہے، انٹیکٹ ہے، بلکہ وہ ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرا چکا ہے کہ جناب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی زیادہ چونکا دینے والی کیفیت تھی۔ حامد رضا صاحب چونکہ ماضی میں جس وقت پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا، حامد رضا صاحب بھی اسی سیاسی گروہ کے اندر شامل تھے جن کو عمران خان صاحب کی حمایت میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا اور حامد رضا صاحب کے ذریعے ہی مختلف مقامات پر دھرنوں کے سلسلوں کا آغاز کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ اور اسی لیے حامد رضا صاحب کی ایک پولیٹیکل پریزنس عمران خان کو اس وقت سے حاصل تھی جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو رہا تھا۔ حامد رضا صاحب نے اس صورتحال پر جو ہے پیشکش پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اکیلے اس ساری صورتحال پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے ذرا سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ اور پھر حامد رضا صاحب نے اس سارے معاملے کے بعد اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ عمران خان سے ملاقات کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو حامد رضا صاحب نے عمران خان کو آگاہ کیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے وزیر اعظم بنانے کی آفر ہوئی ہے، بلکہ حامد رضا صاحب نے عمران خان کو جا کر بلکہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آ کر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کے جو تھالی ہے اس کے اندر سوراخ ہیں اور عمران خان کے اپنے دانے جو ہیں وہ گندے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں اپنی پوزیشن پر تو کھڑا ہوں، کیا آپ اپنی پوزیشن پر کھڑے ہوں گے؟ یہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نقطہ تھا جو حامد رضا صاحب نے دبے الفاظ میں عمران خان صاحب کو آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب تہاڈی بیڑیاں جوٹے پہ گئے نے، لہٰذا آپ کو اب اپنے پولیٹیکل سفر کے اندر کچھ زیادہ جو ہے نا احتیاط وہ برتنی پڑے گی۔ اور پھر حامد رضا صاحب نے رابطہ کیا ان شخصیات کے ساتھ جنہوں نے حامد رضا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کو آفر کی تھی۔ حامد رضا صاحب نے ان شخصیات سے رابطے میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ عمران خان نے مجھ پر بہت بڑا اعتماد کیا ہے، انہوں نے اپنی پوری پارٹی اٹھا کر میرے قبضے میں دے دی ہے اور اب مجھے چونکہ انہوں نے امانت دار بنا دیا ہے لہٰذا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں عمران خان کی بیک سٹیپنگ کروں، ان کی پشت پہ چھڑا گھومپوں، لہٰذا میں آپ کی اس آفر کو موجودہ سینیریو کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو یس کر سکوں۔ البتہ آپ نے یہ جو نقطہ بتایا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے گندے انڈے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بات بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پارلیمانی پارٹی کے اندر ڈیفیکشن کرا سکتے ہیں یا اس حد تک پارلیمانی پارٹی کے اندر ڈویژن کرا سکتے ہیں کہ 51% آف دی پارلیمنٹری پارٹی آپ کے ساتھ انگیج ہو جائے، تو پھر آپ کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بتایا ہی جاتا ہے کہ بعد ازاں ایک ملاقات میں حامد رضا صاحب نے عمران خان صاحب کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب میرے ساتھ کون کون سے لوگوں نے کب کب اور کہاں کہاں رابطے کیے تھے، اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حالیہ دنوں میں جس وقت انہوں نے سخت ترین موقف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنایا تھا تب بھی انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ میری پارٹی کو توڑنے اور مجھے کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور
इमरान खान साहब ने बिटवीन दी लाइंस इसी बात पर एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देने की कोशिश की थी कि आप जो खेल खेल रहे हैं उस खेल से मैं बखूबी आगाह हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिनेरियो जिसको वर्कआउट करने की कोशिश की गई थी, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प सिनेरियो बनता, क्योंकि इसके ऊपर खुद इमरान खान साहब किसी तरह का एतराज करने की पोजीशन में ना आते, क्योंकि ये इमरान खान साहब भी थे जिनकी तरफ से सदारती रेफरेंस मूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर 63A की तशरीह का मुतालबा किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पर पार्लियामेंट्री पार्टी के रोल को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए। और उस तशरीह में इस बात का जिक्र किया गया था कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो पार्लिमानी लीडर है, इनफैक्ट जमात का पार्लियामेंट के अंदर वही सरबराह होता है और उसी के फैसले का पाबंद होना पड़ता है पार्लियामेंट्री पार्टी को, और पार्लिमानी पार्टी के ऊपर जो जमात का सरबराह है उसका भी कोई असर रसूख नहीं होता। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिसको वो उस्मान बुज़दार प्लस कहते हैं, यानी वो ताबेदारी के अंदर जी हजूरी में और इमरान खान साहब के हर कहे पर अमल दरामद करने के लिए तैयार रहती हैं। मेरा इशारा है मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा पर। अब ज़रताज गुल बन गई हैं पार्लिमानी पार्टी की लीडर, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने एक ऐसी शख्सियत को इस ऐसे ओहदे पर लाया है जहां पर इमरान खान साहब को यकीन है कि उनकी बैक स्टैबिंग नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है आईनी तरामीम। इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो, वो हर सूरत में अपने एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए ये जो तरामीम का जो उनका प्लान है इसको उन्होंने एग्जीक्यूट करके ही रहना है। और इन आईनी तरामीम के जरिए एक जानिब 9 मई के वाकयात को कानून के दायरे में लाते हुए इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अमल है, उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो उसके साथ साथ अदलिया के अंदर कुछ नए लोगों को शामिल किया जाएगा और चंद पुराने लोगों को की वहां से सफाई की जाएगी। लिहाजा आईनी तरामीम और जजेस की अपॉइंटमेंट और दीगर मामलात, ये तमाम चीजें ना सिर्फ इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पर आ चुकी हैं बल्कि मुख्तलिफ सियासी पेश रफ्ते, जिसके इजहार मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया, उसके नतीजे में बुनियादी तौर पर यही एक नतीजा सामने आता है कि ये एक ऐसी टॉप प्रायोरिटी है जिसको हर सूरत रूबाए अमल लाना होगा। और उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत वो किसी भी एक्सटेंड तक जाकर, चाहे उसके लिए उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही मदद लेनी पड़े, उसके लिए तैयार हैं। और ये मेरा ख्याल ये है कि ये इमरान खान साहब या मौजूदा ये जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उनके लिए एक पैगाम है, और उनको शायद इस बात के ज़रिए ये चीज़ें उनके नोटिस में लाई जा रही हैं कि जनाब आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं और ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए अपना सपोर्ट एक्सटेंड करें, और इसी आईनी तरमीम के नतीजे में ही मौजूदा सेटअप को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप नवाज शरीफ साहब का जो मरी के अंदर खिताब था, अगर आप उसको भी इसके साथ मिलाएं तो नवाज शरीफ साहब ने भी बिटवीन दी लाइंस इसी बात का इजहार किया है कि अगर जमहूरी अमल में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश की गई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और उन्होंने कहा था कि अदलिया हमारे साथ सुतेलों जैसा सलूक ना करे। इसका मतलब ये है कि ये चीजें इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के वो तमाम करता धरता जो ये निजाम चला रहे हैं उनके माइंड में मौजूद है कि अदलिया हमारे साथ सुतेलों और इमरान खान के साथ लाडलों जैसा सलूक कर रही है। लिहाजा इस लड़ाई को किसी न किसी नतीजे पर लेके जाना ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, और इस सारी सूरत हाल में ये नतीजा अक्स करना मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा आसान है कि इस वक्त जो 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है मखसूस नशिस्तों का, वो ही मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन को क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बरकरार रहता है, तो बिलाशुबा उसके बाद पार्लियामेंट्री जमहूरियत है वो आगे बढ़ेगी, आईनी तरमीम की जाएगी और
پرسکون آئینی ترامیم کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ عمران خان پروجیکٹ کا فائنل کلوجر اور ان کو مکمل طور پر سیاسی منظرنامے سے صاف کرنا ہوگا، اور یہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی ٹاپ پریورٹیز نظر آ رہی ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔